लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, मतलब जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसके। फर्स्ट, अ स्ट्रेच पीस ऑफ रबर। सेकेंड, फास्ट मूविंग कार। थर्ड, the whistling of a cooker due to steam. 4. The crackers exploded in Diwali. जो क्रैकर्स जो एक्सप्लोड हुए दिवाली में, वो जो उसमें पहले केमिकल एनर्जी थी, क्योंकि क्रैकर्स जो केमिकल से बनते हैं तो उसमें केमिकल एनर्जी थी। तो फिर वो जब भी फटे तो उसमें लाइट एनर्जी आई। लाइट होती जब भी पटाखे फूटते तो फिर लाइट होती है ना, तो उसमें लाइट एनर्जी आई। फिर जब उसकी आवाज़ आई तो फिर वो साउंड एनर्जी में हो गई। आवाज़ आती है ना, ऐसे आवाज़ आती है ना, तो फिर वो साउंड एनर्जी हो गई। और उससे वो जो उसमें आग होती है तो फिर वो हीट एनर्जी हो गई। तो ऐसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हुई। अ फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो पंखा होता है, जो घर में पंखा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। तो पहले हमने जब स्विच ऑन किया तो फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फैन तक आई। फैन में मोटर होता है, उसमें कॉपर वाइंडिंग होते हैं। तो फिर जब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी गई तो फिर वो मोटर रिवॉल्व होना शुरू हुआ, क्योंकि उसमें कॉपर वाइंडिंग होती है। तो फिर वो मैकेनिकल एनर्जी हुई। फिर उससे जो हमको हवा मिली, जब फैन गोल गोल घूमता है तो हमको उससे हवा मिलती है, तो फिर वो विंड एनर्जी हुई। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो इसमें इस जो फैन वाले में था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऐसे हुआ कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी टू विंड एनर्जी, फिर विंड एनर्जी से और कोई एनर्जी में वो फॉर्म होगा। तो फिर ऐसे होता है। ड्रॉइंग आउट पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज यूजिंग अ मैग्नेट, मतलब कि जो पीसेस होते हैं आयरन के, वो कचरे के में से, गार्बेज में से निकाले मैग्नेट यूज़ करके, तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो ऐसे ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास विंडो पेन बिकॉज ऑफ अ लाउड नॉइस। जो कांच होते हैं घर के, वो टूट गए क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ हुई। जो आवाज़ को जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो जो भी कांच के साथ टूटता है, अगर सपोज़ वो जो कांच होते हैं, अगर उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो फिर अगर हमने उस फ्रीक्वेंसी से मैच करता हुआ आवाज़ चलाया और फिर वो वाइब्रेट होना शुरू होगा। फिर अगर उससे तेज़ फ्रीक्वेंसी हो गई तो फिर कांच फूट जाएगा। ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, इसमें आया तो फिर मैंने आपको बता दिया। तो इधर एक डायग्राम दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें अगर मैकेनिकल एनर्जी में इंजन, फैन, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में फॉर्म हुई, फिर मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैसा वर्सा। मतलब अगर ये इधर जाएगी तो फिर लौट के वापस इसमें आएगी। फिर लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक लैम्प होता है, जो लैम्प होते हैं, लाइट्स होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से, सपोज़ लाइट होती है, हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक गई, फिर वो ऐसे ऑन हुआ लाइट, तो फिर वो जो लाइट है वो जो लाइट बल्ब है वो लाइट अप हुआ, तो फिर जो लाइट जो हमको मिली तो फिर वो लाइट एनर्जी में फॉर्म हो गया। फिर केमिकल एनर्जी में जो क्रैकर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी तो नहीं होगी। इसमें एग्जांपल दिया है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। और साउंड एनर्जी, जो लाउड स्पीकर होते हैं, हमने वो लाउड स्पीकर को भी किधर तो प्लग करेंगे, किधर स्विच बोर्ड पे, तो फिर उस पर से आवाज़ आएगी, तो वो आवाज़ साउंड एनर्जी होती है। तो फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी हुई, तो साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो माइक्रोफोन इधर एग्जाम्पल दिया है। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपको हीटर होता है जिससे जो ठंडी में यूज़ करते हैं, तो फिर उसको भी हम लोग ऐसा लगाते हैं, तो फिर उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है।
तो फिर वो हीट एनर्जी में आ जाती है। इसमें लिखा है कि ऑब्जर्व द अबाउट डायग्राम फिगर 2.5 transmission of energy and discuss how transmission of energy takes place giving examples of each। मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया है। अभी हम इस लेक्चर में एक और टॉपिक देखेंगे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वैसे इस चैप्टर में एनर्जी। तो फिर एनर्जी कभी बन नहीं सकती, एनर्जी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। इसलिए जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, उस पर एनर्जी का लेवल कांस्टेंट है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कोई बना नहीं सकता, कोई उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ना ही कि वो बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो फिर इसलिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो पूरे यूनिवर्स में सेम है, कांस्टेंट है, उतनी ही रहेगी। जैसे कि अगर सपोज आपने बोला कि लाइट खुली छोड़ दी तो फिर एनर्जी ख़त्म, वो एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि फ़ैन का हमने देखा कि फ़ैन का सपोज आपने एक दिन के लिए, एक महीने के लिए फ़ैन ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो फिर ऐसा नहीं कि वो एनर्जी ख़त्म हो गई, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, विन एनर्जी से वो कोई और एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। हम लोग पढ़ लेते अभी इसमें क्या दिया है। ट्राई दिस, मेक 2 पेंडुलम्स ऑफ द सेम लेंथ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड 2 नट्स। इसमें बोला है कि एक पेंडुलम बनाओ, ऊपर एक थ्रेड, ये थ्रेड है, ये भी एक थ्रेड है, इधर एक नट बांधा है, इधर भी एक नट बांधा है। फिर टाई अनदर थ्रेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा और वर्टिकल मतलब ऐसा, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक और थ्रेड बांधता है और वर्टिकल पोजीशन में एक, उधर 2 बांधे और उसके नीचे एक नट लगा दिया है। इसको पेंडुलम बोला है, इस पूरे को पेंडुलम बोला है। इधर 2 पेंडुलम है, tie the 2 pendulums to this horizontal thread in such a way that they will not hit each other। मतलब कि ऐसा बोला है कि उसको ऐसे बांध दो कि वो हिट ना हो एक दूसरे से, ऐसे टकराए नहीं। सपोज ये अगर सपोज मेरे हाथ में 2 है तो वो ऐसे टकराए ना, ऐसे। हिट ईच अदर वाइल स्विंगिंग, मतलब हिलते हुए, स्विंगिंग ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे होते हुए वो टकराए नहीं एक दूसरे से। नाउ स्विंग वन ऑफ द पेंडुलम्स एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू सी। हमने अगर एक उसका ऐसे किया तो फिर वो हम लोग क्या देख सकते हैं उससे, तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑसिलेशन मतलब लेफ्ट से राइट, एक पॉइंट से, मतलब ऑसिलेशन मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होना और दूसरे पॉइंट, फिर ऑसिलेशन मतलब एक पोजीशन से स्टार्ट करना, फिर बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे जाके वापस उसी पॉइंट पे आ जाना, जैसे स्विंग में होता है। सपोज ये एक पेंडुलम है और यहाँ पे उसका बॉब है, तो फिर पहले वो यहाँ से स्टार्ट होगा, हिलना स्टार्ट होगा, फिर ये फोर्थ मतलब आगे जाएगा, पीछे जाएगा, फिर से अपनी रिटर्न इसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो फिर वो ऑसिलेशन होगा और तो फिर वो जब भी रुकेगा, अगर ऐसे जाएगा तो फिर हमने उसको आगे किया है तो फिर वो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा, धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाएगा। और सेकंड पेंडुलम जो कि स्टेशनरी रुका हुआ है, क्योंकि हमने ऐसे बांधा था उसको कि वो एक दूसरे से टकराए ना, तो फिर वो स्टेशनरी है, वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे एक पेंडुलम से दूसरे पेंडुलम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। अभी हम फ्री फॉल देखेंगे। इफ़ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट, it gets
पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं, मतलब अगर हम ऊपर से कोई छोड़ते हैं नीचे हाइट के, तो फिर जो हम लोग उसको नीचे से करते, तो फिर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अपने आप की तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेती है। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग solely under the influence of gravitational force is said to be in free fall or to be falling freely। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अकेला उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो नीचे गिर रहा है, हम लोग उसको फ्री फॉल बोलते हैं, नहीं तो फॉलिंग फ्रीली। एक फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है कि हम लोग फ्री फॉल को और क्या बोलते हैं। Let us look at the kinetic and potential energies of an object of mass m falling freely from height h when the object is at different heights। मतलब ए पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, आप अपने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 पे भी एक डायग्राम देख सकते हैं 2.7 फ्री फॉल। तो उसमें जो ए पे है वो स्टेशनरी है, जो बी पे है वो आधा गिर रहा है, वो फॉलन है, और जो सी पे है वो ग्राउंड को टच कर चुका है। तो ऐसे 3 बताए हैं। तो फिर इसमें इसको ऐसे सॉल्व करके बताया कि काइनेटिक एनर्जी का हमको पता है फॉर्मूला क्या होती है, हाफ mv²। तो फिर वो पूरे में लिखा है मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो फिर m हमने उसको u किया है, तो फिर u तो 0 है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी 0। अभी हम पोटेंशियल एनर्जी ढूंढेंगे। पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी। इसमें मतलब ऐसे बताया कि डेरिवेशन किया है कि इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला, इससे सेकेंड वाले से क्या, थर्ड वाले से क्या। तो लास्ट में मैं आपको बताती हूँ क्या होगा कि जो हमको 1 2 3 क्वेश्चंस है उससे हमको देखने को मिलेगा कि जो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी बोलते हैं। तो फिर जो टोटल एनर्जी होगी वो ऑब्जेक्ट की, जो हमने ए से बी तक डाला, फिर बी से सी तक डाला, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की वो सेम होगी 3 पॉइंट्स तक, 3 ABC पॉइंट्स तक सेम होगी। हमको ये कंक्लूजन हमको इतना ही सॉल्व करने से ऐसा पता लगा। तो फिर इतना ऐसे है मतलब इस टॉपिक में। अभी हम लोग पावर देखेंगे। तो फिर इसमें लिखा है थिंक बिफोर यू आंसर, कैन योर फादर क्लाइंब स्टेयर्स एज फास्ट एज यू कैन। मतलब क्या आपके जो फादर है वो आपके जैसा फास्ट क्लाइंब कर सकते हैं स्टेयर्स। मतलब आप जितना जल्दी सीढ़ी चढ़ सकते हैं उतना ही जल्दी क्या आपके फादर चढ़ सकते हैं। तो आंसर नो होगा, क्योंकि एज डिफरेंस है और एनर्जी डिफरेंस भी है। सेकेंड, विल यू फिल द ओवरहेड वाटर टैंक विद द हेल्प ऑफ अ बकेट और एन इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब हम लोग जो टैंक है पूरा ऊपर तक बकेट की मदद से भर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से भर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग बकेट से भरेंगे तो बहुत टाइम लगेगा भरने में। थर्ड, सपोज राजश्री, यश एंड रंजीत हैव टू रीच द टॉप ऑफ अ स्मॉल हिल। Rajashri went by car, Yash went by cycling, while Ranjit went walking. If all of them choose the same path, who will reach first and who will reach last? मतलब कि सपोज 3 लोग हैं, एक का नाम राजश्री है, एक का नाम यश है और एक का नाम रंजीत है। वो उनको टॉप जाना, हिल के ऊपर पहुंचना है, और जो राजश्री है वो कार से जाएगी, मतलब जो है वो कार से जाएगा। यश साइकिलिंग मतलब साइकिल चला के ऊपर जाएगा, और रंजीत चल के। तो इसमें से अगर ये तीनों लोग सेम पाथ करते हैं सिलेक्ट, तो कौन पहले पहुंचेगा और कौन लास्ट पहुंचेगा। अगर इसमें से देखेंगे तो फिर पहले राजश्री पहुंचेगी और लास्ट रंजीत पहुंचेगा। If in the above examples the work done is the same in each example, but the time taken to perform the work is different for each person or each method। मतलब ये अबाउट जो हमने भी एग्जाम्पल देखे उसमें वर्क डन तो सेम था हर एग्जाम्पल में, वो जो टाइम टेकन वो वर्क को
करने के लिए वो अलग था, एक हर पर्सन के हिसाब से अलग था, क्योंकि उनकी मेथड भी अलग थी. द फास्ट और स्लो रेट ऑफ द वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर. मतलब जो फास्ट वर्क किया और स्लो वर्क किया वो पावर, उसको पावर बोलते हैं. पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन. मतलब पावर मतलब ऐसे एक रेट है, मतलब जो कितना टाइम लगा वो काम करने में, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम. वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब पावर. कितना काम किया कितने पर्टिकुलर टाइम में, उसको पावर बोलते हैं. इधर एक फॉर्मूला दी है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क को हम लोग W से और टाइम को T से लिखते हैं. तो फिर इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज J. SI सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल होता है, तो उसको हमने J लिखा है. तो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड. दिस इज कॉल्ड वॉट. मतलब कि SI सिस्टम में हमारा वर्क का यूनिट जूल होता है, तो फिर सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड. तो इसको हम लोग वॉट बोलते हैं. तो फिर 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड. 1 वॉट का मतलब 1 जूल पर 1 सेकेंड. In the industrial sector, the unit used to measure power is called horsepower. इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो यूनिट उसको पावर को मेजर करने का होता है वो हॉर्स पावर होता है. आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं, इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द यूनिट यूज्ड टू मेजर पावर इज कॉल्ड डैश. आपको जो आंसर लिखना है, तो फिर आप लिखोगे हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट. 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वॉट, मतलब हॉर्स पावर इज ग्रेटर देन वॉट. The unit of energy for commercial use is kilowatt hour. 1000 joule work performed in 1 second is 1 kilowatt. 1000 joule work 1 सेकेंड में हुआ तो हम लोग उसको 1 किलोवाट बोलेंगे, और उसको लिखेंगे 1 kWh. मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. 1 किलोवाट मतलब था कि 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं. तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा जूल. तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर. इधर H मतलब आवर, H मतलब आवर. तो जो इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक मतलब घर के कामों के लिए, मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो यूज़ होती है एनर्जी मेजर, वो होती है किलोवाट में, यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर. तो फिर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है एंड हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं. द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1781. जो स्टीम इंजन थी वो 1781 में इन्वेंट हुई थी बाय द स्कॉटिश साइंटिस्ट जेम्स वॉट. स्कॉटिश साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था, उसका नाम था जेम्स वॉट. ये जो फोटो दी है वो उसकी है, जेम्स वॉट की ये फोटो है. 1736 टू 1809 ये उसका जो लिव्ड पीरियड उतना है. इतने साल के बीच में वो उतना जिया था. मतलब 1736 में उसका बर्थ हुआ और 1819 में उसकी डेथ हुई. दिस इन्वेंशन ब्रॉट अबाउट एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. द यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट इन हिज ऑनर. मतलब जो पावर का यूनिट होता है उसको हम लोग वॉट बोलते हैं, क्योंकि इसका सरनेम था वॉट. जेम्स वॉट, इसके नाम में वॉट था. James Watt was the first to use the term horsepower. जेम्स वॉट वो फर्स्ट पर्सन था जिसने हॉर्स पावर को यूज़ किया था.
उसको टर्म उसको बताया था। यहाँ पे अभी कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हैं, मैं आपको एक समझाती हूँ। एग्जांपल 1, स्वराली टेक्स 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kg टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक लड़की है स्वराली, उसको 20 सेकेंड लगते हैं एक बैग कैरी करने में जिसका वेट 20 kg है और उसको वो 5 मीटर की हाइट पे लेके जाना है। तो हाउ मच पावर हैज शी यूज्ड, हमको एक फॉर्मूला पता है जो है वर्क अपॉन टी। हमने पहले देखा था पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टी। तो फिर हमको अगर इसमें वर्क चाहिए, वर्क की फॉर्मूला थी एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। तो फिर फोर्स का एक फोर्स की फॉर्मूला होती है मास इंटू ग्रेविटी। इसमें हमको मास पता है, मास है 20 kg मास है इंटू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, तो फिर 9.8। तो 20 इंटू 9.8 होता है 196 न्यूटन। क्योंकि इसमें हम लोग बिग जो बड़ा एसआई सिस्टम होता है वो यूज़ कर रहे हैं, एसआई सिस्टम बिग यूनिट, बड़ा यूनिट यूज़ कर रहे हैं। वर्क डन बाय स्वराली टू कैरी द बैग टू हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब कितना वर्क उसने किया उसको ऊपर तक कैरी करने में। तो फिर इसमें फोर्स हमको मिल गया, डिस्प्लेसमेंट हमको बताया हुआ है 5 मीटर। तो फिर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 196 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 980 जूल। वर्क का बिग यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है जूल, और CGS यूनिट होता है अर्ग। तो फिर पावर P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, T मीन्स टाइम। तो फिर वर्क हमको मिला था 980 और टाइम हमको बताया हुआ है 40 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स टाइम हमको बताया है ऊपर, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो फिर 980 अपॉन 20, तो फिर 0 कैंसल एंड 2 1 जा, तो इसमें हमको पावर इज इक्वल्स टू 49 वाट मिलेगा। तो फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल 2 में मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आप ये एग्जाम्पल ट्राई करना। थैंक यू। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगे तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर देना। थैंक यू।